हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो आंदोलन है उसका एक क्लास देखने वाले हो। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं टीचर की, और आपको यह अच्छे से पता है कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक का नाम दिया गया है जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है। आप में से काफ़ी लोगों ने आशा है काफ़ी अच्छे तरीके से इस पर पकड़ बना लिया होगा, लेकिन लगभग 5 मिनट के आसपास आप थोड़ा सा बने रहिए, सुनिए, समझिए और आप फिर जज करिएगा कि आप कितने अच्छे से इस टॉपिक पे पकड़ बना चुके हो। देखिए, आपको ऐसा लगता होगा कि शायद आपने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पे ज़बरदस्त वाला पकड़ बना लिया है, ठीक है, और आप 200, 300, 400, 100, 500 के आसपास जो क्वेश्चन वगैरह है उसे आपने देखा होगा और आप अपने में खुश हैं कि आपने काफ़ी अच्छे से पकड़ बना लिया है ना। ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा हुआ ही होगा काफ़ी लोगों के साथ। आपको लगता होगा कि इस पे आपका अच्छे से पकड़ बन चुका है। बट आज का जो ये आप क्लास देखोगे ना, आपको थोड़ी देर के लिए ना शौक भी हो सकता है लगे, और लगना भी चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, काफ़ी बार उनका कॉल और मैसेज आ रहा था कि 1-2 क्लास कम से कम, या फिर जो स्वतंत्रता आंदोलन है उस पर कुछ क्लास ला दीजिए। तो कुछ कहिए कि खुद का परेशानी की वजह से काफ़ी दिनों से क्लास नहीं आ रहा था, बट आज का जो यह क्लास है इसे आपको देख लेना चाहिए। देखिए, आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको पता है 1857 की क्रांति से आपका जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है ये चालू होता है ना। तो यहाँ से लेकर के आप पढ़ना स्टार्ट करिए एक नज़र। 57 की क्रांति आंदोलन है, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास हुआ था, प्रेस का विकास हुआ था, सामाजिक और धार्मिक सुधार हुआ था। फटाफट देखिए, कांग्रेस से पूर्व के बारे में संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नरम दल, गरम दल, भारत में क्रांतिकारी जो आंदोलन है, भारत से बाहर आंदोलन था, बंगाल विभाजन होता है, कांग्रेस यानी कि बंगाल, कलकत्ता, सूरत अधिवेशन होता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है। आगे पढ़िए, मार्ले मिंटो, दिल्ली दरबार, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, होम रूल, गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। आप यहाँ पे फटाफट आप देखिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, इन सारे टॉपिक को आपको देखना है, यह आप समझिए, इन सारे टॉपिक को आपको देखना है। ये सारे टॉपिक आपके स्वतंत्रता आंदोलन में आते हैं। मान के चलिए कहाँ तक, अगर आप देखें यहाँ तक आप ले सकते हैं। आधुनिक जो इतिहास है विविध, और आपको पता है, आप सुनेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। आपको टोटल लगभग 1850 प्लस क्वेश्चंस पे पकड़ बनाना है। बीपीएससी ने जब कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से सवाल पूछेंगे, तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी लोगों से बात होती है, पता चलता है, दुख भी होता है देख करके, काफ़ी कम टाइम है और पता नहीं किस भ्रम में सब जी रहे हैं। देखिए, बहुत लोग 1857 में जो क्रांति हुआ था उसे अच्छे से पढ़ रहे हैं, कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था उसे अच्छे से पढ़ रहे हैं, 1905 को पढ़ रहे हैं, 1919 को पढ़ रहे हैं, 1935, 42, 1900, फिर आपका 47 हो गया। आप समझ रहे हो इस समय में क्या क्या हुआ था, क्या कहने का मतलब है। 1940 को देख रहे हैं, बस इतना को देख रहे हैं और उनको लगता है कि कांग्रेस, ये जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है इस पे पकड़ बन गया। अगर आप भी उसमें से शामिल हो, आप समझ लीजिए कि भ्रम में है। 1850 सवाल सीधे सीधे आपके स्वतंत्रता आंदोलन से बनता है। 1800 प्लस, 1850 प्लस, यानी कि जो टोटल यहाँ देख रहे हो ना, सारे को जब आज खुद देख रहे थे आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए, क्या कैसा क्लास लाना चाहिए, तो मन में आया क्यों ना एक बार सवाल को काउंट किया जाए। पता है 1850 सवाल है, इसमें से आप 50 से 100 सवाल ले सकते हो, रिपीटेड सवाल होगा, 200 ले लीजिए, 300 ले लीजिए, छोड़िए 1500 तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप खुद में सोचिए अभी तक आपने कितने सवाल को पढ़ा है, और 1500 सवाल आपको बस स्वतंत्रता आंदोलन से पढ़ना है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि 15-20 के आसपास सवाल, तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ से आएगा ही आएगा जब स्पेशली टॉपिक दिया जा चुका है। अब आप खुद सोच लीजिए जरा सा, आप कितने अच्छे से तैयारी कर चुके हो। जैसा कि अभी आपको यहाँ पे 1857 कहा गया, तो उससे पहले ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, गवर्नर जनरल कब थे, उसी समय में ना, यह भी पढ़ना पड़ेगा ना।
पंजाब, मैसूर सबको मिलाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, यह भी देखना पड़ेगा। और थोड़ा सा आपको यूरोपीय कंपनी का आगमन भी देखना पड़ेगा। यानी कि पेज नंबर यहाँ पे आप नोट करिए 350 से लेकर अगर आप देखना चाहें तो आपको पता है कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, खुद देख लीजिए। 600 700 के आसपास तक, 700 के आसपास यहाँ तक लगभग पढ़ना पड़ेगा। लगभग 700 तक पेज आपको जाना पड़ेगा पढ़ के, और 1500 क्वेश्चंस को देखना है। और अगर सारे सवाल को मिलाइएगा 1850 प्लस सवाल आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए आपने कितने अच्छे से तैयारी अभी तक किया है। और रही बात इस बुक के बारे में, तो आपको पता है इस बुक का नाम क्या है, आप जानते होंगे। लिखावट से आपने ज़रूर देख लिया होगा, समझ लिया होगा, पकड़ लिया होगा। बेस्ट बुक है घटना चक्र है। घटना चक्र का तारीफ तो खैर जितना भी किया जाए वो कम ही है। इस पे अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो फिर तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो आज के इस क्लास में 5 टॉपिक आपको बताया जाएगा। बंगाल विभाजन, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस यानी कि जो बनारस कलकत्ता सूरत अधिवेशन हुआ था उसके बारे में, मुस्लिम लीग का गठन है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है और होम रूल लीग है, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। लगभग 90 के आसपास आज के इस क्लास में आप सवाल देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर आपको इसका और भी क्लास देखना हो तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट आकर चेक कर लेंगे, है ना। काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, काफ़ी कुछ पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आप खुद से समझिए। और भी काफ़ी कुछ सिलेबस में दिया गया है, उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है, बस स्वतंत्रता आंदोलन है इसके बारे में आपको बता दिया गया। अब आगे आपकी मर्जी, आपको सिलेबस किस तरीके से तैयार करना है, नहीं करना है, आप अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से बेहतर जानते हैं। और कुछ कहना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। 1850 प्लस सवाल है, ध्यान रखिएगा, बार बार कहा जा रहा है 1850 प्लस सवाल है, और यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के व्यू से। बीपीएससी ने जब कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से सवाल दिया जाएगा तो काफ़ी लोग खुश हो गए कि थोड़ा बहुत 100 200 400 सवाल पढ़ेंगे, बस हो गया, बल्ले बल्ले हैं। बट ऐसा ना सोचिएगा, बल्ले बल्ले बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो आइए बहुत ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए, पहला क्लास था और काफ़ी आसपास में ऐसे मित्र हैं जिनको कि देख करके हंसी आता है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं स्वतंत्रता आंदोलन और लगता है उनको काफ़ी अच्छे से पकड़ उनका बन गया है। 1800 से ज़्यादा सवाल पढ़ना है एक टॉपिक में, 1800 से ज़्यादा टॉपिक मतलब सवाल को पढ़ना है। और हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और एक्स्ट्रा फैक्ट तो उसे छोड़ दीजिए, करेंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग को छोड़ दीजिए। तो डरना नहीं है, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, तैयारी अच्छे से आपका हो जाएगा। तो आइए बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन को देखते हैं। कुछ कहना हो तो कमेंट करिएगा, स्वागत है आपका। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है 20 जुलाई 1905, इस डेट को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। सबसे पहला डेट आपको ध्यान रखना है, 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव जो है पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। और ये तीसरा जो है कब, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट, इसे याद रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। मतलब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर आप देख रहे हो, इनके ही सुझाव पर कहिए कि शोक दिवस के रूप में मनाया गया और इस दिन पर राखी दिवस सेलिब्रेट किया गया। वहाँ के जो लोग थे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन हो जाने के बाद शोक दिवस मनाए। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव देने के बाद राखी दिवस मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव और ढाका वगैरह को रखा गया था। ध्यान रखिएगा, राजशाही, चटगांव और ढाका को रखा गया था। इसका अगर मुख्यालय पूछता है कहाँ रखा गया था तो ढाका। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर के एक नया प्रांत बनाया गया। लेकिन अगर यह पूछे कि उसका राजधानी किसे रखा गया था, मुख्यालय जिसे आप कहते हो, ये ढाका था, ध्यान रखेंगे। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल,
उड़ीसा और बिहार शामिल थे। ध्यान रखेंगे बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है, 1905 में। अच्छा, लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है कब से कब तक रहा था? 1999 से, माफ़ कीजिएगा, 1899 से 1905 तक रहा था। कब तक? 1899 से 1905 तक। सर एंड्रूज हेंटर सटलीथ फ्रेजर ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 8 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। यहाँ पे आप ये जो फ्रेजर देख रहे हो, फ्रेजर को बस याद रखेंगे, काम चलेगा। जो लोग बिहार के होंगे वो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वो यहाँ अगर आप पटना आएंगे तो पटना में आपको पता होगा कि एक जगह है फ्रेजर रोड। आप यहाँ से भी चाहें तो याद कर सकते हैं फ्रेजर रोड, ठीक है। ये क्या थे, कब से कब तक थे? 1903 से 8 तक थे। सवाल यह बन सकता है कब से कब तक? 1903 से 8 तक। क्या थे? बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर। गवर्नर के बारे में सब ध्यान रखते हैं, लेकिन आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व और पाश्चात्य यानी कि ईस्ट एंड जो वेस्ट सभ्यता था इसके मध्य में एक बेहतर समन्वयक संबंध के समर्थक थे। देखिए, इनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। कहने का मतलब है पैरवी कर रहे थे विदेशियों का। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका जिसका नाम था संजीवनी, इसके संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। संजीवनी याद रखने का तरीका आप देख सकते हैं, जैसे देखिए संजीवनी मतलब संजीवनी बूटी के बारे में जानते होंगे, और कृष्ण नाम आप याद रखिएगा। हनुमान जी की जगह यहाँ पे आपको कृष्ण याद रखना है। समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप इसे याद रखिए, संजीवनी कृष्ण, ठीक है। इन्होंने अपनी पत्रिका 13 जुलाई 1905 के अंक में सबसे पहले सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थानों के सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। ध्यान रखिएगा किसने सुझाव दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। कब? 13 जुलाई। डेट आपको ध्यान रखना है, 13 जुलाई 1905 के अंक में, मतलब उस डेट का जो उसका मतलब कहिए कि संपादन किए थे ना पत्रिका का, उसी के बारे में कहा जा रहा है। देखिए, उनके इस सुझाव का समर्थन किसने किया था? बागेरहाट जो कि जिला खुलना था, इन्होंने ही किया था, और ये 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया था। देखिए, ऊपरी तौर पर यह यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, जानते ही आप, कहा गया था कि बहुत बड़ा बंगाल है, उस पर अच्छे से कहिए कि शासन करना संभव नहीं हो पा रहा है, परंतु वास्तविक कारण क्या था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना, मतलब कम करना था। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन, इनके अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता के, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता को कह रहा है कि सिंहासनाच्युत करना तथा बंगाली और आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ में वास्तविक कारण बंगाल विभाजन रहा। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे। कौन लोग? नाम ध्यान रखेंगे, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल में आप यह भी ध्यान रखिएगा कि लाला लाजपत राय एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे, अधिवेशन का जो लीड है वो किए थे। आगे देखेंगे इसके बारे में भी। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरा देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध में था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने सारे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में, उत्तर प्रदेश में सैदर हदर राजा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे फिर से, बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय इन्होंने पंजाब में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्ले थे जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किए थे।
स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। सवाल यहाँ से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बन रहा है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त आप यहाँ पे याद रखेंगे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय विदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। यह सवाल पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। किंतु यहाँ पे क्या कह रहा है? किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम समुदाय थे ये क्या किए? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन चुका था। पत्रिका देखिए, पत्रिका नहीं पत्रकार, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। यह सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी जब नमक सत्याग्रह के लिए जा रहे थे उस वक्त उनके साथ कौन पत्रकार थे? स्वदेशी आंदोलन के समय में कौन से पत्रकार थे? तो देखिए, स्वदेशी कह रहा है ना, स्वदेशी को आप नेवी या फिर सन से याद रख सकते हैं। स्वदेशी सन, ठीक है, स्वदेशी मतलब अपने देश का और सन मतलब बेटा आप याद रख सकते हो। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मानचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में क्या किया था? तैयार कर दिया था, संपादित कर दिया था, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गंगेंद्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई थी। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट, नाम है जॉर्ज पंचम, और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट कौन? जॉर्ज पंचम, इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। साथ ही साथ क्या किया? कलकत्ता की जगह पर दिल्ली को भारत की नई राजधानी बना दिया। मतलब एक हाथ में लड्डू दे करके दूसरे हाथ से लड्डू ले लेना चाहिए, वो कहते हैं। कलकत्ता को एक किया, लेकिन फिर क्या किया ना, दिल्ली को क्या कर देता है? बंगाल विभाजन रद्द करने के बाद दिल्ली को राजधानी के रूप में बना दिया जाता है। घोषणा के अनुसार बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार वर्ष 1912 में अलग प्रांत का इनको दर्जा मिला। असम को नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। आशा है काफ़ी छोटा ही नोट्स था, इसे आप समझे होंगे अच्छे से। अब यहाँ से आता है आपके लिए सवाल, ठीक है। देखिए, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था। इसके लिए आपको सबसे पहले डेट याद रखना पड़ेगा, क्या क्या कब कब हुआ था, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो याद करिए कब कब क्या हुआ था। आंसर यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि आपको नहीं दिखाने का, अगर आप रिकॉल कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले हड़प नीति है ना, सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त को देखिए। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के क्या किया था, इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, ठीक है। ये जो 1798 से 1805 तक का कार्यकाल था, किसका था? क्या हुआ था इस समय में? तो ये ना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राज्य को ना अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए ना सहायक संधि वगैरह किया गया था, ठीक है। डलहौजी का कार्यकाल आपको याद होगा, 1848 से 56 तक रहा था ना डलहौजी, रेलवे वगैरह चला था इसी के समय में, है ना। देखिए,
इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ना हड़प नीति जो है ना यही लाया था। हड़प नीति 1848 से 56 के समय में डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। देखिए अब यहाँ पे आप समझे अगर तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यह सही होना चाहिए, है ना। बंगाल का विभाजन यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स इसके बारे में। (1793) में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली जिसका कार्यकाल यहाँ पे दिया, इन्होंने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। डलहौजी का कार्यकाल दिया हुआ, इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया था। ठीक है। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। नंबर सेकेंड यहाँ पे है। चलिए आंसर देख ही लीजिए, है ना। बिना आंसर दिखाए हो सकता है देखने में प्रॉब्लम हो। भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 7 अगस्त 1905 से। देखिए यहाँ पे डिस्कशन जो आपका दिया गया है ना, आप चाहें तो क्लास को रोक करके इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। सारे को पढ़ना अभी फ़िलहाल आप जानते हैं पॉसिबल नहीं है, और जब आपके सामने में क्वेश्चन आए आप कोशिश करिए आंसर पर नज़र नहीं डालने का और अपने में सोचिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। अगर आप सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आंसर तो फिर सामने है ही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया था। घोषणा हुआ था एक डेट को, उसके विरोध में एक अगली डेट को, जैसा कि अभी आपने देखा था, कहिए कि प्रचार प्रसार वगैरह हुआ था। अच्छा याद, अच्छा ऐसा जो लोग मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आपको ध्यान है ना कब कब क्या हुआ था? 16 जुलाई को 1905 में 16 जुलाई 1905 को क्या हुआ था कि यहाँ पे जो मतलब शोक मनाना चाहिए इसका निर्णय लिया गया था, है ना। 16 उसके बाद आपका जो अक्टूबर है, इस डेट को क्या हुआ था? विभाजन कर दिया गया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक हुआ था और स्वदेशी आंदोलन की विधिवत 7 अगस्त 1905 के बारे में कह रहा है घोषणा कर दी गई थी स्वदेशी आंदोलन के बारे में, है ना। और 20 जुलाई को क्या हुआ था? निर्णय लिया गया था। 3 डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे याद रखना ही रखना है। बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 2015 का पूछा गया सवाल है और यही लेवल रहेगा, बच्चा वाला लेवल रहेगा। हो सकता है मॉडरेट भी कर दे, कहना मुश्किल है, लेकिन आशा है कि काफ़ी मतलब नॉर्मल ही लेवल रहने वाला है। स्वदेशी आंदोलन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, कब हुई थी घोषणा? चलिए कोशिश किया जाएगा आंसर आपको नहीं दिखाने का, है ना। बंगाल विभाजन घोषणा हुआ था 19 जुलाई को, 7 अगस्त को विरोध हुआ था और इस डेट को आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। उन्नीस 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ऑप्शन नंबर आपको करना है लॉर्ड कर्जन, बी टिक करना होगा। नंबर 7 यहाँ पे देख लीजिए, डिस्कशन आपको दिखा दिया जा रहा है, जहाँ भी आपको लगे पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हैं आप। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन सही जवाब हो जाएगा। 2011 में यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको ध्यान होगा फ्रेजर से याद कहा गया था करने के लिए, फ्रेजर सही जवाब हो जाएगा। 1903 से लेकर के 1908 तक ये बंगाल के गवर्नर रहे थे। गवर्नर मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे, यह ध्यान रखना है। किसने बंगाल के विभाजन यानी 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए इसमें से किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। नंबर 10 है स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं
पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। कौन? टैगोर साहब रहे थे। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। नंबर 10, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था बताएं? तो याद होगा मित्र ने, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था कब? ऑप्शन नंबर सी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपको सी टिक करना है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों के निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। बताइए यहाँ पे क्या टिक करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग होंगे जो फंसने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन पहला हुआ था पहले यहाँ पे, यानी कि बॉयकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा आया था। ठीक है, यहाँ पहला दूसरा चौथा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे आप डिस्कशन अच्छे से देख सकते हैं, काफ़ी स्लो स्लाइड कर दिया जा रहा है, आप चाहें तो इसे रोक करके पढ़ लेंगे। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था। ISP 2016 में पूछा गया सवाल है। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2020 का सवाल है, 2023 में भी पूछा जा सकता है आपसे। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बताएं, क्या था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन। बंगाल, चलिए यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है, इसे आप देखते चलेंगे, कोई वो नहीं है। ठीक है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। कब हुआ था? 1911 में जॉर्ज पंचम के समय में दिल्ली दरबार लगा था। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा था? बताइए कब तक रहा था? ऑप्शन नंबर बी, जब तक सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत नहीं किया गया था, तब तक बंगाल विभाजन बना रहा था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द हुआ था किस वर्ष में? 1911 में। काफ़ी बार सवाल पूछा जा चुका है। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से समझ ही गए होंगे 1911। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था। अभी आपको कहा गया था किस तरह का सवाल दिया जाता है। यह सवाल जो है ना काफ़ी लोगों के लिए कन्फ्यूजन वाला होता है। अब यहाँ पे आप सोचिए क्या होगा सही जवाब। यहाँ पे देखिए, कृषक और मुसलमान। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला दूसरा में तो दूसरा तीसरा चाहिए ना, दूसरा तीसरा के लिए आना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी पर, है ना। यहाँ पे डिस्कशन है, आप इसे अच्छे से देखेंगे। निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? स्वदेशी आंदोलन के समय में। देखिए एकदम भर भर के पूछा गया सवाल है। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए तो क्या सही नहीं है? टाइम दिया जा रहा है, सोच लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे नंबर फर्स्ट गलत है। लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसान के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था, ये बात गलत है। ये किसने किया था? ध्यान है क्या आप लोगों को? नहीं ध्यान है तो बहुत दुख की बात है। अश्वनी नाम था उनका, अश्वनी दत्त वगैरह कुछ था, ये नाम ध्यान रखिएगा। बाद बाकी यहाँ पे सही कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे गलत बताना है। देखिए 12 साल के मुसलमान जो किसान थे उनके आंदोलन में उनका नेतृत्व किसने किया था? अश्वनी कुमार दत्त ने किया था।
स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पर ध्यान देंगे। यह बंगाल तक सीमित रहा था। जी नहीं, ऐसा नहीं, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और बताइए कौन सा कथन यहाँ पे सही है। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। सही बात है। स्वदेशी आंदोलन के समय एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ये बिल्कुल सही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 1906 में देखिए, स्वदेशी आंदोलन के समय ना, स्वदेशी आंदोलन के समय में 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात रहा था, इसे ध्यान रखिएगा। कब? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद वर्ष 1906 में किया गया था। IAS 2019 के प्री का यह सवाल है। ब्रिटिश पत्रकार, नाम है HW नेविंसन, जुड़े हुए थे। सन किससे जुड़े हुए थे याद होगा, अभी जस्ट आपको बताया गया था। स्वदेशी से नंबर 30 है। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। अच्छा, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, है ना, ये ध्यान रखिएगा, 1907 में। अब यहाँ पे आप कांग्रेस में जैसे कि बनारस, कलकत्ता और जो सूरत अधिवेशन है इसे देख लीजिए एक नज़र। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो कि 1905 में हुआ था इसकी अध्यक्षता किए थे। वर्ष 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस का जो कलकत्ता वाला अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की थी। किसने? दादा भाई ने मांग किया था। कब? 1906 में। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई और वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। किसका? स्वराज का। पूर्ण स्वराज नहीं, स्वराज का। और पूर्ण स्वराज कब आया था अभी आगे जब आप देखेंगे तो उस वक्त आपको फिर बताया जाएगा। नेहरू के समय में आया था, बाद में देखेंगे उसे। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से ना भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से जानते हैं। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 93, 1906 में अध्यक्ष रहे थे। अच्छा देखिए, काफ़ी लोगों को यहाँ पे ना प्रॉब्लम होता है क्या कि दादा भाई के बारे में याद करने में वे कब कब रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष। देखिए कितना ईजी है। कांग्रेस के बनने के बाद 86 में रहे, फिर 93 में रहे और फिर 6 में रहे। मतलब देखिए ना, 6, 3, 6, 86, 93, 6, 6, 3, 6, 6, 3, 6। आप आराम से चाहेंगे तो याद रख पाएंगे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। क्या आपको ये पता है एल्फिंस्टन कॉलेज में थे कि नहीं? तो बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर थे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार करके है, इसकी शुरुआत 1851 में की थी। CV चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। समझ लीजिए कितना ज़बरदस्त शख्सियत ये रहे थे। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए थे।
ये जो बात है किसके लिए यह है आप बताइए। ये ना आप यहाँ पे टाइम चाहिए तो पढ़ लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ये बात कही गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से। आ जाइए नंबर सेकेंड पर। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1905 में किए थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? गोखले साहब रहे थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? दादा भाई किए थे। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव में वर्ष 1905 में जो पारित हुआ था, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? देखिए 2011 का सवाल था, उस वक्त ऑप्शन नंबर ई तो रहता नहीं था, तो बीपीएससी को थोड़ा सा इसलिए जूझना पड़ा था। और अभी तो वो उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन देके, गलत सवाल हो नहीं हो, गलत ऑप्शन हो, निकलने का उनके पास एक अच्छा सा ऑप्शन भी रहता है ना। सवाल कह रहा है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे देख रहे हैं कांग्रेस ने सेल्फ रूल यानी कि स्वशासन संबंधित प्रस्ताव पर सबसे पहले वर्ष 1905 में क्या किया था? चर्चा हुआ था। 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी रखे थे, ध्यान रखिएगा। नंबर 7 है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज का हुआ था यूज? तो 1906 में किया गया था। यूपीपीएससी 2014 का सवाल है। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आपने सुना होगा। दादा भाई आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। देखिए यहाँ पे समझिए, दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से याद करते थे। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 से 93 में और 1906 में अध्यक्ष रहे थे। CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। यह किसने कहा था? गोखले साहब ने कहा था दादा भाई के बारे में। समझ ही गए होंगे नंबर 10 को देखने के साथ। नंबर 11 को देखिए। दी ग्रैंड मैन, फिर से जवाब सेम हो जाएगा। यह जो सवाल है ना आपसे भी हो सकता है पूछा जाएगा, यह मत सोचिएगा कितना इजी सवाल दिया गया है, दिया जा रहा है ना। काफ़ी हद तक सवाल इजी ही रहेंगे और कुछ कुछ सवाल का लेवल काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा, जिसमें कि हवा भी नहीं लगने वाला है काफ़ी लोगों को। दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य क्या है, सत्य क्या नहीं है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखे थे। गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किए थे। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर, गलत जवाब हो जाएगा, उदारवादी पार्टी के टिकट पर यानी कि लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? बताइए क्या सही जवाब होगा? यह तो सही है। नंबर चलिए बी पर चलते हैं। 92 में 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार आरंभ किए थे। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, नहीं दादा भाई जी दादा भाई कितने बार किए थे? अभी आपको कहा गया था 86, 93 और 6 आपको बस याद रख लेना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई थे। नरम दल और गरम दल के रूप में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बी, सूरत में हुआ था। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हुआ था? सूरत में हुआ था। ठीक है। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे थे? आर.बी. घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 संकल्पों को स्वीकार करके यानी कि उसे अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प इन चारों के में नहीं था? ये रद्द करने वाला नहीं था, बहिष्कार था, स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा रहा था। यह आपको ध्यान रख लेना है। नंबर आ जाइए अब 19 पर। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर हुई थी। ठीक है। चलिए नंबर 20 पर आ जाइए। जहाँ भी डिस्कशन देखना हो आप आराम से देख सकते हैं, काफ़ी स्लो स्लाइड कर दिया जाता है जहाँ भी डिस्कशन रहता है। सूरत की फूट हुई थी कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी ना, कब हुई थी? 1907 में हुई थी। समझेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में बटा। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस सेट में आपने ज़रूर देखा होगा, काफ़ी लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होता है। देखिए सूरत लड़का हो लड़की हो, सूरत यानी कि चेहरे पे काफ़ी ध्यान देता है। ठीक है। और धूप में, गर्मी में बाहर जाने से काफ़ी लोग डरते हैं, बचते हैं, या फिर फेस पे मास्क वगैरह लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि सूरत पे ना तपता हुआ जो धूप आता है ना, उसकी वजह से चेहरा क्या होता है आप जानते हैं। सूरत, ताप्ती नदी, तपना से आप याद रख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, पहला जो विभाजन है, कब हुआ था? वर्ष 1907 में हुआ था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था किसने? ऑप्शन नंबर सी, तिलक ने किया था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मुस्लिम लीग का गठन है यहाँ पर। आइए देखते हैं, 12 सवाल यहाँ से भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है। देखिए अक्टूबर 1906 में आगा खां, क्या नाम है? आगा खां, इसके नेतृत्व में मुस्लिम के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण करना था। ठीक है। इसी विचारण के अनुरूप ढाका, कहाँ पर? ढाका में संपन्न हुआ था अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन। इसी के समय में दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष ध्यान रखिएगा, और राजनीतिक जो बैठक है इसके संयोजक जो है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव दिया था। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वकार उल मुल्क ये अध्यक्ष थे। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया। कितने लोगों का? 56। मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया था। लखनऊ में बना था, क्या बना था? मुस्लिम लीग का मुख्यालय। और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कहाँ वाले थे? ये जो लखनऊ में बना था, ध्यान रखिएगा। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। क्या क्या? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। तीसरा था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आशा है आप जरूर इसे याद रखेंगे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर? कराची में हुआ था। देखिएगा 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक जो अधिवेशन है
कहाँ पर हुआ? कराची में हुआ था। वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। 7 में कब? कराची में। 7 में कब? कहाँ पर? कराची। 8 में कहाँ? 8 अमृत। 8 अमृतसर। और से 8 और से अमृतसर, ठीक है। और 7 में कहाँ पर हुआ था? कराची में। 7 में कराची। इस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। क्या किया गया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग, जो इन्हें वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा प्रदान कर दिया गया था। 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। देखिए, अब पूछेगा ना, लंदन में इसकी एक जो शाखा है, ब्रांच है, किसने स्टार्ट किया था? तो आप कैसे याद रखेंगे? लंदन मतलब भारत नहीं, लंदन में कहा जा रहा है ना। लंदन में वही लोग ना स्थापित कर पाएंगे जो काफ़ी क्या रहेंगे? रिच, यानी कि अमीर रहेंगे। जो अमीर रहेंगे वही। कब? 1908 में। अब आ जाइए एमसीक्यूज पर। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। यहाँ पे फिर से डिस्कशन दिया गया, आप चाहें तो देख लीजिए। 56 सदस्य इसमें थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? यही नवाब सलीमुल्लाह, आपको याद रखना है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर? ढाका में किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष का नाम बता दीजिए कौन था? काफ़ी लोग जो डिस्कशन नहीं देखे होंगे उनसे अगर आप पूछिएगा तो मुस्लिम लीग पे हो सकता है कि जिन्ना का नाम ले लेंगे। आपको ध्यान रखना है, आगा खां अभी जस्ट आपको कहा गया था। नंबर 6 है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। 1906 में ढाका, 7 में इसका मतलब कराची में, और 8 में अमृतसर में हुआ था। स्थापना 6 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं, है ना। देखिए, री एग्जाम में पूछा गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था। संस्थापक के रूप में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन और नियमित रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या माना है? डी माना है, जो सही नहीं है। डी कैसे माना है बताइए? 1925 का तो कहीं जवाब ही नहीं है। चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आशा है काफ़ी लोग नहीं ही बता पाएंगे। आशा है कहने का मतलब यह नहीं है कि आशा किया जा रहा है कि आप ना बताएं, लेकिन तैयारी कैसा है खुद से अपना आप अभी आप देखिए। देखिए, क्या है ना, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर वो देश पूर्ति में लगाने के अधिकार को मनाने से मना कर दिया गया था। क्या यह सही है? हाँ, सही है। क्यों? क्योंकि लीग ना अपने आप को मुसलमान का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी, इसी वजह से। ठीक है, वैसा अधिकार केवल मुस्लिम लीग को ही था, ऐसा नहीं है। यानी कि ए सही होगा, आर गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी होना चाहिए सही जवाब। चलिए, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएंगे? बताइए क्या होगा सही जवाब? कौन सा कथन सही नहीं है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे, बिल्कुल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। ठीक, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने पर प्रबल विरोध किया। गलत। नंबर सी यहाँ पे मिल गया सही जवाब अपना, क्योंकि गलत पूछा था और सी हो जाएगा सही जवाब। बताइए, मार्ले मिंटो 1906 में मार्ले मिंटो में जो शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। बताइए क्या होगा? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा।
सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसने किया था? अभी आपको कहा गया था लंदन में कौन करेगा, बताइए। जो क्या होगा, जो अमीर होगा, यानी कि अमीर कहीं ऑप्शन है तो मारिए उसे, टिक करिए, है ना। ऑप्शन नंबर बी में सही जवाब होगा अपना। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है, यानी कि तुष्टिकरण के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हंटर, आपको डब्ल्यू हंटर याद रख लेना है। बिहार पीसीएसपी 2016 में पूछा गया सवाल है। चलिए मार्ली मिंटो है, इसे भी देख लेते हैं, थोड़ा सा बहुत छोटा टॉपिक है यह। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया है, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से यह प्रसिद्ध है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं, अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना था। वस्तुतः क्या इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतया पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया था। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सदियों से बनाई राष्ट्रीय एकता एक ही चोट में समाप्त हो गई। गांधी जी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया था ना, इन्होंने हमारा सर्वनाश कर दिया। किसने? मार्ले मिंटो ने। मार्ले मिंटो कब आया था? तो ये 1909 में आया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिससे अंततः देश का विभाजन किया गया था। विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों के आरक्षण पर डिस्कशन देख सकते हैं यहाँ पे आप। दिल्ली दरबार और राजधानी जो परिवर्तन हुआ था, यहाँ से चलिए इसे देख लीजिए। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई, उस समय भारत का वायसराय हार्डिंग था। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली के रूप में? 12 में। किस वर्ष भारत की राजधानी, रहने दीजिए, हाँ यहाँ पे देखिए, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। जब राजकीय स्वागत हो रहा था ना, किसके? लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका गया था। डी राइट आंसर है। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, ऑप्शन बी भगवती चरण वोहरा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए समझेंगे इसको थोड़ा सा। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में कौन सा? हार्डिंग बम कांड है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी, इन सबको गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्षों के कारावास की सजा दी गई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। किसने? दीनानाथ ने बन गया था। भगवती चरण वोहरा इसमें नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे और मुकदमे से वे क्या हुआ था? बच गए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष में दिया गया? 1912 में दिया गया था।
कांग्रेस का लखनऊ, 10 सवाल यहाँ है, देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। समझ रहे हैं क्या कह रहा है? दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग, इन दोनों ने कहाँ पर? लखनऊ में एक ही समय में क्या किया था? अधिवेशन आयोजित किया था। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों के संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया था। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम, योजना के नाम से आप जानते हो। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था, ठीक है, ताकि संवैधानिक सुधार की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया था। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। सवाल यहाँ से यही वाला पूछा जा सकता है। प्रथम उग्रवादियों जिन्होंने वर्ष 1907 कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, कांग्रेस में पुनः प्रवेश उसका हुआ। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में समझौता हुआ था। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया एनी बेसेंट और तिलक ने के मतलब कहिए कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। देखिए जैसे यहाँ पे तिलक है ना, आपको बताया जा चुका है, तिलक का जो पत्रिका वगैरह था कौन सा था, वह एक अलग स्पेशल टॉपिक है। पत्रिका पुस्तक लेखक वगैरह कौन कौन रहे थे ना, 1857 से लेकर के 1947 तक में, यह एक अलग टॉपिक है। इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आपको पता ही है, सेपरेट रूप से देख रहे हैं, तो इसीलिए बीच में किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा किया गया था, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना तिलक कांग्रेस लीग के समझौते के मुख्य शिल्पी थे। 1916 से 22 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करता रहा। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। अब आपको बताना है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अधिवेशन किया था। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, लखनऊ में किया था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मजूमदार ने किया था, ध्यान रखिएगा, इसी मजूमदार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 1916 में। घुमा फिरा के पूछा है सवाल। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी के रूप में कौन था? एनी बेसेंट और तिलक साहब भी, ध्यान रखिएगा। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करा दिया था? तिलक साहब ने करवाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय था? मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग है ये स्वीकार का था। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार किया था 1916 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतभेद का काल क्या रहा था? 1916 से 22 तक रहा था। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। जी नहीं, इन्होंने किया था, गलत हो जाएगा, यही सवाल जवाब अपना सही है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था? ये
लखनऊ अधिवेशन जब हो रहा था उसी वक्त कौन करवाए थे, याद है ना? होम रूल लीग आंदोलन। आइए लास्ट टॉपिक आज का ये अपना देख लेते हैं एक बार। अप्रैल 1916 में तिलक ने, देखिए फ्रेंड्स, होम रूल आंदोलन के बारे में ध्यान से समझिएगा, बहुत बार सवाल यहाँ से पूछा जा चुका है। अप्रैल 1916 में तिलक ने, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी, ठीक है, के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया था, जो आपको कहा गया था। अभी देख लिया आपने। सबसे पहले अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने। सबसे पहले अप्रैल में कौन? तिलक। सितंबर में कौन? एनी बेसेंट। अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपने अपने लीग का प्रचार किए थे लोग। तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तिलक के द्वारा जो स्थापित हुआ था ना होम रूल लीग, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? तो जोसेफ बैप्टिस्टा। तिलक टिस्टा, ठीक है, तिलक को टिस्टा यानी कि तिस्ता से आप याद रख सकते हो। और सचिव एनसी केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों का बंटवारा भी कर लिया था। तिलक ने लीग के जिम्मे से कर्नाटक, महाराष्ट्र यानी कि बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बनारस थे। देश के विशेष हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे में आए। दोनों लीगों ने अपना अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके यानी कि तिलक, कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं कर ना मतलब नापसंद करते थे, मतलब वही वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। ये किसके शब्दों में है? बेसेंट के शब्दों में। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, हो सकता है दिया गया हो। तिलक और एनी बेसेंट के निगाह में स्वराज का अर्थ था कि एक जैसा ही था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसी घोड़ों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेश में थी, यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। कह रहे होम रूल आंदोलन का जो व्याख्या है ना, 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसमें कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया था तो कुछ ने होम रूल स्पेशल का नाम। बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, यही पॉइंट के बारे में कहा जा रहा था, देखिए दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले 75 में हुआ था अमेरिका में, जिसमें कि मैडम ब्लावेत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। और 89 में इसकी सदस्य बनी थी कौन? मैडम ब्लावेत्स्की। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। और एनी बेसेंट सबसे पहले यहाँ पे 18 में की थी इसकी स्थापना, यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले एनी बेसेंट ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए, देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, भारत में होम रूल लीग सबसे पहले एनी बेसेंट ने आरंभ किया था। होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले 1916 में तिलक ने किया था।
इस सवाल में तिलक होना चाहिए ना, सबसे पहले तिलक किए थे जब अप्रैल में और सितंबर में की थी एनी बेसेंट, ये ध्यान रखिएगा। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ हुआ था, किसके नेतृत्व में? तिलक और एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अप्रैल 1916 में तिलक, सितंबर में एनी बेसेंट किए थे। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपना प्रचार किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिलक ने ही गणेश उत्सव की शुरुआत की थी 93 में, ध्यान होगा। 95 में मराठा मराठा उत्सव 95 में मराठा उत्सव का वो किए थे, शुरुआत किए थे। शिवाजी उत्सव किए थे, मराठा ने शिवाजी। देखिए एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही है कहाँ से? गृह शासन आंदोलन से, ध्यान रखिएगा। यानी कि गृह मतलब समझ रहे हैं ना, होम, शासन मतलब रूल, होम रूल आंदोलन से। पहला विश्व युद्ध के आंदोलन के दौरान जो कि भारत में लोकप्रिय हुआ था वह क्या था? होम रूल लीग, ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? एनी बेसेंट का था, अय्यर भी थे, तिलक साहब थे, अलकाट नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? CR दास नहीं थे, तीनों थे, अभी आपने देखा। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में, यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ये आपको टिक करना है। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? बताइए। कह रहा है कि इसकी सबसे पहले ना जो योजना है एनी बेसेंट ने बनाई थी, क्या यह सही है? याद करिए, थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, अपने माइंड पे आप थोड़ा सा जोर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे समझिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि यह जो सवाल जब पूछा गया था ना, तो ये 2004 में सवाल आया था। उस वक्त स्टार मार्क किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि आइए यहाँ पे डिस्कशन को सबसे अच्छा है कि आप देख लीजिए, इसे आप देखिए, पढ़ लीजिए। अभी आपको सारी बातें बता दी गई थी। आशा है कि आपने समझ लिया होगा। थोड़ा सा खुद से भी लगाना है, क्या खुद से भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना है ताकि आप अच्छा कुछ अपने एग्जाम में कर पाओ। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग में से एक में मिला दिया गया। कब? आप जानते हैं होम रूल लीग एक में तो नहीं मिलाया गया था। यहाँ पे देखिए, एनी बेसेंट के शब्द में क्या कहा गया था, यहाँ पे पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? ये राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ISP 2005 का सवाल है। देखिए एनी बेसेंट, इनका 1847 से 1933 तक का जीवन काल रहा था। फैबियन आंदोलन की प्रस्तावक ये रही थी। कह रहा है एनी बेसेंट, यहाँ पे कहते हैं निम्नलिखित कूट में से सही कथन को चुनिए। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी? हाँ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? हाँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की, एक मिनट, होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी बिल्कुल थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार ये अध्यक्ष रही थी, नंबर 3 पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल रही थी, पहली अध्यक्ष यही रही थी, है ना। यह भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा है, यानी कि नंबर 2, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। याद करिए, देखिए ध्यान रखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आपने अभी देखा था
1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 1889 में इसकी सदस्य बनी थी। कब? 1889 में, जैसा कि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा गया था। दूसरा कथन यहाँ पे संस्थापिका गलत हो जाएगा क्योंकि संस्थापक तो कोई और रहे थे। पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी को टिक करेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप चाहें तो उसे अच्छे से देख सकते हैं। नंबर 13 है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा था? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। IAS प्री 2018 का सवाल है। देखिए, होम रूल आंदोलन, अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। तिलक की इंडियन होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, जो कि बम्बई प्रांत को छोड़कर था, मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्सों में एनी बेसेंट को जिम्मेदारी दिया गया था। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष रूप में निर्वाचित किया था और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया था। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। आज के इस क्लास में जैसा कि आपको बताया जा चुका है, टोटल आपने 88 क्वेश्चन देखा। कितना? 88 सवाल लगभग देखा और उसके साथ ही साथ उनके एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से देखा। आशा करता हूँ क्लास पसंद आया होगा। कुछ कहना हो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। शुरुआत में ही आपको सारी बातें अच्छे से बता दी गई थी। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से क्लास को देखते हैं और अपना तैयारी करते हैं। अगर आपको इसका पार्ट सेकेंड देखना हो, यानी कि इसका और भी अगर आपको पार्ट देखना हो, तो आपको थंबनेल शो कर रहा है, इसे टच करते चलिए। इस थंबनेल को टच करेंगे, अगला पार्ट आएगा। उसके अगले को देखना होगा तो लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद जो ऊपर पे स्क्रीन पे इस तरह से थंबनेल शो करता है, उसे आप टच करते चलेंगे और नेक्स्ट पार्ट की ओर जाते चलेंगे। या नहीं तो आप प्लेलिस्ट आकर के चेक करिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ जितना भी क्लास है सारा क्लास दिया जा चुका है। आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आया हो, आप जानते ही हैं लाइक वगैरह आपको कर ही देना चाहिए।